हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में 12th वालों का, उनके लिए वन शॉट रिवीजन 100% एमसीक्यू होगा अकाउंट्स का। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन दिया जाता है एग्जामिनेशन में, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं आज हम 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। At least at what percent of nominal value of non-contribution part of debenture to be redeemed investment in special securities will have to be made। कितना परसेंट होता है बताइए कि हम लोग कितना परसेंट DRR जो होता है बनाते हैं, 50% या 15% या 25% या 100%। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 50%, 15%, 25% या 100%। तो आप सबको मालूम है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट 15% किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। पेटेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। कौन से हेड में दिखाते हैं? गैर चालू संपत्ति में दिखाते हैं, नॉन करेंट एसेट में, या संचय एवं अधिशेष में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, या ऋण एवं अग्रिम यानी लोन एंड एडवांस में दिखाते हैं, या चालू संपत्तियों में दिखाते हैं, करेंट एसेट्स में दिखाते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि पेटेंट्स जो है एक तरह का एसेट्स होता है और वो भी नॉन करेंट एसेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, गुडविल इज, ख्याति है। क्या है ख्याति? ख्याति क्या है? एक्सपेंस है या फिर इनकम है या एसेट है या इनमें से कोई नहीं। व्यय है, आय है, संपत्ति है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है गुडविल? तो गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल आप सबको पता है कि गुडविल एक तरह का एसेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेट्स टू, लेखांकन मानक 26 संबंधित है। किससे संबंधित है लेखांकन मानक 26? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या AS26 अकाउंटिंग पॉलिसी है, या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, या कैश फ्लो स्टेटमेंट, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्या ये लेखांकन नीतियों से है, या रहतिया है, या मूल्यांकन से है, या रोकड़ प्रवाह विवरण से है, या इनमें से कोई नहीं। AS26 क्या होता है? AS26 आपको मालूम है कि AS26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कहता है कि हम सभी को इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यूएशन के बारे में बताता है। तो वो एक तरह का AS26 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम का कहीं नहीं दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स नाम का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि फिक्टिटियस एसेट्स इज, बताइए फिक्टिटियस एसेट्स क्या है? यानी कृत्रिम संपत्ति है, क्या है? प्रारंभिक व्यय, या अभिगोपन कमीशन, या संचित हानियाँ, या ये सभी। यानी कि फिक्टिटियस एसेट्स इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, एक्युमुलेटेड लॉस, या ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? एक फिक्टिटियस एसेट्स क्या माना जाता है? तो फिक्टिटियस एसेट्स जो होते हैं उनको जैसे फिक्टिटियस एसेट्स जो हैं वो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन से फिक्टिटियस एसेट्स में आ सकते हैं? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग फिक्टिटियस एसेट्स में मान सकते हैं। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है। रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, बताइए रोकड़ समतुल्य में क्या शामिल होता है? यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल होता है? ट्रेजरी बिल, या व्यापारिक बिल यानी कमर्शियल बिल, या बैंक में रोकड़ यानी कैश एट बैंक, या ये सभी।
इनमें से कौन कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना जाएगा। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ट्रेजरी बिल भी आता है, कमर्शियल बिल भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है, और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट की गिनती में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है वर्ष के दौरान, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा है वर्ष के दौरान 20,000 रुपया है। मतलब ये देखिए, अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ सॉल्व करना, थोड़ा कर पाना मुश्किल है इन द सेंस कि अभी कोई लिखने की व्यवस्था उस तरह से नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। तो आप सभी इसको बनाने का कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि जितने ऑब्जेक्टिव थ्योरी टाइप क्वेश्चंस के दिए हुए हैं उनको एज डन कर दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है निम्न में से कौन रोकड़ वही का उदाहरण नहीं है। यानी ये कहना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो में कौन सा नहीं आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं आएगा कैश का आउटफ्लो में, मतलब नहीं आएगा ऐसा पूछा है। यहाँ नॉट पर फोकस करेंगे, कौन सा नहीं आएगा ऐसा पूछा है। कौन सा नहीं आएगा मतलब कि पैसा आउटफ्लो नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसमें नहीं हो रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, इस पर ध्यान देंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन यानी कि अगर हम लोन का रीपेमेंट करते हैं तो इसमें तो पैसा वापस जाता है, तो ये आउटफ्लो है, जबकि हमको आंसर देना है कि कौन सा नहीं है। अगला है डिक्रीज इन क्रेडिटर। डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब होता है कि क्रेडिटर कम हो रहा है। क्रेडिटर कम होगा कब, जब उसको हम पैसे दे देंगे तब। तो पैसे देंगे तब तो पैसा जा रहा है, लेकिन हमें आंसर देना है कि कौन सा नहीं है, यानी कि कैश नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी तब गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। क्लियर है। सी पर कहता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे। तो डिवेंचर के रिडम्पशन का मतलब होता है ऋणपत्रों का शोधन, इसमें भी पैसा जाता है, जबकि हमें आउटफ्लो नहीं है ऐसा आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ बचता है इशू ऑफ शेयर, ऑप्शन नंबर डी। और आप देख सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर में पैसा जो है, जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव को ढंग से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है कि एक न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, जब आप रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपने देखा होगा। क्या होता है डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। पहला ऑप्शन नंबर दिया है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऑप्शन नंबर बी कहता है डेटा डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन नंबर सी कहता है डेटा डिवाइड बाई सेल्स, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको अगर ढंग से याद हो, डेटा टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, ध्यान देंगे, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कैसे तैयार किया जाता है। बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्यापारिक संस्थान के द्वारा। दूसरा औद्योगिक संस्थान द्वारा, यानी बाई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, यानी कि बाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन नंबर डी सभी संस्थानों द्वारा, बाई ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कौन कौन लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपने पढ़ा होगा एनपीओ चैप्टर। एनपीओ चैप्टर जो आपके बुक का पहला चैप्टर ही है। एनपीओ चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ जो होते हैं वही बनाते हैं, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में अगर कोई डोनेशन मिल गया तो उस डोनेशन को कहाँ दिखाएंगे इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कुछ भी पैसा मिलता है तो वो
कैपिटल रिसीट कहलाता है। एंड कैपिटल रिसीट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर वाले आइटम दिखते हैं। तो कैपिटल रिसीट फिर कहाँ दिखेगा? यस, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल सही, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, सचिव को मानदेय का भुगतान, बताइए अगर सचिव को मानदेय का भुगतान किया जाता है तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा? अगर सचिव को मानदेय का भुगतान किया जाता है तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, सॉरी क्या माना जाएगा, ये पूछा है। क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, या कैश एक्सपेंस माना जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी पूंजीगत व्यय है, या आयगत व्यय है, या नगद व्यय है, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि जो ऑनरेरियम का पेमेंट होता है सेक्रेटरी को, ऑनरेरियम का पेमेंट वो हमेशा किया जाता है, हर साल किया जाता है, या साल में कई बार किया जाता है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आयगत व्यय, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा है साझेदारी अनुबंध बनाना, यानी संलेख बनाना, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है एक में ही होगा पार्टनर और यहाँ पर है शिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, इज यानी कि वो है क्या है? अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है क्या? ऐच्छिक है, वॉलंटरी है क्या? अंशतः अनिवार्य है, यानी पार्टली कंपलसरी है क्या? या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है या वॉलंटरी है? तो हमने देखा था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड की यहाँ बात कर रहा है, जो रिटेन में होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड बनाना वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, मन करे तो बनाइए, ना मन करे तो ओरल से भी काम चल सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। यहाँ फोकस करने वाली बात एक ही है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात किया जा रहा है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब रिकॉर्ड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा लायबिलिटी जो है एक बढ़ेगा, जिसके वजह से लॉस होगा बिजनेस को पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन के दौरान। अब जब लॉस होगा तो लॉस किस में बटेगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी पुराने पार्टनर होते हैं उन्हीं को बटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि जो भी लॉस होगा उसको पुराने पार्टनरों को बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आता है वर्तमान साझेदार को लाभ, यानी नहीं लाभ तो होगा नहीं, तो ये आंसर ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है वर्तमान साझेदारों को हानि, बिल्कुल जो वर्तमान साझेदार हैं उनको क्या होगा? हानि होगा, और ये हानि उन्हीं को बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस, यानी कि वर्तमान साझेदारों को ना लाभ होगा ना हानि होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो पुराने साझेदारों को हानि होगा और उनमें बटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज बोर्न बाय। बताइए कि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है रिवैल्यूएशन में, कब? जब कोई पार्टनर नया आ रहा होता है तब। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है? तो सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। कई बार हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में। तो ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में अगर बांटेंगे तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। पुराने पार्टनरों को, पुराने साझेदारों को दिया जाएगा। नए पार्टनर को कोई प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन में से देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि कन्फ्यूजन करने के लिए ऑल पार्टनर भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से। नया पार्टनर जो आ रहा है उसका रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं होता है, पुराने पार्टनरों का होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये भी एक तरह का छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखेंगे कि 100 क्वेश्चन आता है, हमें बनाना सिर्फ और सिर्फ बनाना है हमें 50 क्वेश्चन। तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि ओवर स्मार्ट ज़्यादा नहीं बनना है एग्जाम में। जो क्वेश्चन 100 आ रहे हैं उसमें से सबसे आसान 50 क्वेश्चन जो होंगे उनको चुन करके टिक कर देना है, जिससे आपका 50 में 50 क्वेश्चन सही जाए। टारगेट हमारा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, ना कि ओवर स्मार्ट बनना। इसलिए
प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो उसको इग्नोर करने का प्रयास करेंगे, ताकि बाकी के थ्योरी क्वेश्चन में आसानी से 50 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। लिखा है कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। कहता है कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसका पैसा किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, ओनली द डिसीज्ड पार्टनर, या यानी कि सिर्फ मृत साझेदार को दिया जाएगा क्या, या फिर मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों को दिया जाएगा, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर, या फिर शेष बचे साझेदारों को दिया जाएगा उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर शेष बचे साझेदारों, ऑप्शन नंबर डी कहता है शेष बचे साझेदारों उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर क्या होना चाहिए, ये जो भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा होता है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा किसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है मरने के बाद। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा होता है वो सभी पार्टनरों में बढ़ता है, इनफैक्ट जो पार्टनर मर गया है, डिसीज्ड हो गया है, उसको भी दिया जाता है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में एक ही आंसर हमको दिख रहा है कि ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर। तो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे आ जाते हैं। साझेदार के प्रवेश पर पुरानी स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। बताइए, सभी साझेदारों की पूंजी खाते में करेंगे क्या, मतलब कोई नया पार्टनर आता है तो जो भी जनरल रिजर्व का पैसा है वो कहाँ दिखाया जाएगा। अगर वो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है तो उसको क्या करेंगे, जनरल रिजर्व के पैसे को क्या करते हैं, आप सभी ने पढ़ा था कि अगर कोई पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है, तो इन सबको क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए उस हिसाब से। ऑप्शन नंबर एक कहता है सभी पार्टनरों को बांटेंगे, नहीं नहीं, सभी पार्टनरों को क्यों बांटेंगे, कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको थोड़ी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जी नहीं, नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनरों में जाएगा क्या, यस सर, पुराने पार्टनरों में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, पुराने पार्टनरों को, ओल्ड रिजर्व जो होता है वो ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का क्या किया जाता है, ये बताना है। आफ्टर ट्रांसफरिंग लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट सच लायबिलिटीज आर ट्रीटेड एज। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहता है कि जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं पार्टनरशिप का, उस दौरान बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो अगर कोई लाइबिलिटी है जैसे कि बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, इनको ट्रांसफ़र तो कर दिए लेकिन इनके पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इनको क्या माना जाएगा, पेमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बस ये जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है नेवर पेड, कभी नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है फुल्ली पेड, यानी पूर्णतः भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है आंशिक भुगतान किया जाएगा, पार्टली पेड। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्या आंसर होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर लाइबिलिटी के बारे में नहीं दिया जाता है तो भी हम मानते हैं कि भाई उनको पूरा का पूरा पेमेंट देना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फुल्ली पेड, ये वाला फुल्ली पेड, ये देना होगा, फुल्ली पेड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जरा यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। चलिए, यानी जो भी क्रेडिटर वगैरह होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, उनके बारे में ना भी कुछ बोला गया हो तो भी उनका पूरी तरह से पेमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज। बताइए ऑनरेरियम क्या माना जाता है, क्या इनकम यानी आय माना जाता है, मानदेय को क्या माना जाता है, या परिसंपत्ति यानी एसेट माना जाता है, या व्यय यानी एक्सपेंस माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या माना जाता है। तो ऑनरेरियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑनरेरियम भाई हमेशा दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, एनपीओ में हमेशा होते रहता है, हर साल होते रहता है। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कि एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, एक्सपेंस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाएगा एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। एंट्रेंस फी को क्या माना जाएगा, एंट्रेंस फी को, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहता है कि
कुछ नहीं बताया है, कैपिटल नेचर है कि रिवेन्यू नेचर है, ऐसा कुछ नहीं बताया है, स्पेशल है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिंपली लिखा है इंट्रेंस फी। तो आप क्या मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे या रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, क्या मानेंगे, या लायबिलिटी मानेंगे, या इनमें से कोई नहीं, क्या माना जाएगा। तो इंट्रेंस फी के बारे में जान लीजिए कि इंट्रेंस फी जो है इसके बगल में ब्रैकेट में जरूर अगर लिखा होगा रिकरिंग नेचर, देन हम मानेंगे रिवेन्यू नेचर का। अदरवाइज साधारणतः हम लोग मानते हैं इंट्रेंस फी को हम लोग, इंट्रेंस फी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि रिवेन्यू नेचर का मानना है कि कैपिटल नेचर का मानना है। तो कभी कभी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि इंट्रेंस फी को कैपिटल नेचर का मान लिया गया, और कभी देखने को मिलता है रिवेन्यू नेचर का। अगर कुछ ना बताया गया हो तो जनरली हम लोग क्या मान सकते हैं, रिवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का। तो इंट्रेंस फी को हम लोग कह सकते हैं रिवेन्यू नेचर का मान सकते हैं। रिवेन्यू नेचर का जब स्पेशल तरीके से लिखेगा तो उसको हम लोग कैपिटल नेचर मानेंगे, अदरवाइज रिवेन्यू नेचर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर शैल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म। यानी कोई पार्टनर ने अगर फर्म को एडवांस में पैसे दे दिए हैं लोन के रूप में, तो उस पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को, कितना परसेंट दिया जाएगा, 5%, 6%, 9%, 8%, कितना परसेंट हो जाएगा। अब सबने पढ़ा होगा कि लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो 6% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट नहीं है क्या, क्या बताइए, पार्टनरशिप की विशेषता क्या नहीं है, समझौता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लाभ विभाजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं होता है। एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। और 2 और मोर देन 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, ये भी सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट, कितने परसेंट हो जाएंगे, 8%, 6%, 9%, या इनमें से कोई नहीं। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनरों को, कितने परसेंट से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ऑप्शन नंबर बी 6% पर टिक कर देते हैं। बट यहाँ लिखा है किस पर इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, ना कि लोन पर। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, 1% भी नहीं दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग पार्ट वाइज करके, एक बार में पूरा नहीं करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, पार्ट वाइज करके हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखेंगे टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आज आ सकता है, ऐसे सारे ये सवाल हैं। इन सभी को हम लोग एक एक करके करेंगे। फिलहाल आज के लिए 25 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए आज के लिए मेरी तरफ से इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।